सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने ऑक्शन की मदद से मास्टर को जागृत करने की मेडिसिनल पिल इकट्ठा कर ली थी, जिन्हें रिफाइन करने की वजह से मास्टर जाग गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान मास्टर के साथ एक गुफा में होता है। वो मास्टर को अपनी ग्लेज्ड लोटस फायर फ्लेम दिखाता है। मास्टर कहते हैं कि वास्तव में वो मर्जिंग सफल रही। जियोयान कहता है कि मैं पहले ही 2 तरह की हेवनली फ्लेम को मर्ज कर चुका हूँ, इसीलिए अब मैं आपके लिए बॉडी को रिफाइन कर पाऊंगा। मास्टर कहते हैं कि मेरी बोन चिलिंग फ्लेम को तुम्हारे फ्लेम के साथ मिलाकर बॉडी को रिफाइन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पर बॉडी को रिफाइन करने वाले मटेरियल्स इस संसार में बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकते। जियोयान कहता है कि मास्टर हमें किन इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है। मेरे पास अभी ब्लैक कॉर्नर रीजन में कुछ पावर है, इसीलिए मैं आपके लिए वो इंग्रेडिएंट ढूंढ सकता हूँ। मास्टर कहते हैं कि इस तरह की चीजें मेन पावर पर डिपेंड रहकर प्राप्त नहीं की जा सकती। बॉडी को रिफाइन करने में इम्पोर्टेंट 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली, बोन ग्रोविंग ब्लड फ्यूजिंग पिल, जो टियर 7 के भी पीक पर है, इसीलिए इसे टियर 8 पिल के रूप में माना जा सकता है। दूसरी चीज, रैंक 7 मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस है, जिसे प्राप्त करने के लिए एक सुपर मैजिकल बीस्ट को मारना होगा जो एक फाइट एस्टर इलीट से भी मुकाबला कर सकता हो। तीसरी चीज, हमें फाइट एस्टर इलीट का स्केलेटन चाहिए जो ऐसे फैक्शन में मौजूद होगा जो कमजोर नहीं है, क्योंकि जब तुम किसी गुट के फाइट एस्टर स्केलेटन को छूने की कोशिश करोगे तो पूरा कबीला ही तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। जियोयान इन तीनों चीजों का नाम सुनकर कांप उठता है, क्योंकि ये तीनों चीजें अभी वर्तमान में उसकी औकात से बाहर थी। मास्टर उसे घबराते हुए देख कहते हैं कि इन सभी चीजों को पाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, इसीलिए हम बॉडी को रिफाइन करने में जल्दबाजी नहीं कर सकते। जियोयान कहता है कि मास्टर आप निश्चित रहे, मैंने इन तीनों चीजों को याद किया है। फ्यूचर में चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं आपके लिए इन तीनों मटेरियल्स को हासिल करके रहूंगा। मास्टर उसके जोश को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि एक बार फिर जब तुम मेरे लिए बॉडी को रिफाइन करने में सक्षम हो जाओगे, तब मेरी ताकत मेरी पीक पावर से भी ज्यादा हो जाएगी। फिर हम तुम्हारे गर्लफ्रेंड के कबीले में जाकर तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं। जियोयान कहता है कि केवल 5 सेंट की पावर के साथ ही वो आपको गंभीरता से देखेंगे, तो फाइट गॉड की पावर कितनी ज्यादा होगी। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, देर से ही सही, पर तुम्हारे पास जूनियर से बराबरी करने की काबिलियत जरूर आ जाएगी। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही तुम फाइट किंग बन गए, इसीलिए अभी से ही तुम बहुत से लोगों को जेलस फील करवाते हो। जियोयान अब मास्टर को लाइफ ड्यूरिंग पिल और उसका फॉर्मूला निकाल कर देता है और उन्हें बताता है कि मेरे भाई जियो ली ने इसमें से एक पिल को खा लिया, क्योंकि उसे लगा कि मैं हान फेंग के हाथों मारा गया। मास्टर इससे परेशान हुए सोचते हैं कि सभी जियो परिवार के बच्चे एक जैसे हैं, जो अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं करते। जियोयान कहता है कि मास्टर, मेरे भाई के पास केवल 1 साल बचा है, क्या इस गोली के असर को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है? मास्टर कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर अगर जहर है तो उसका इलाज भी होता है, इसीलिए मुझे इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करनी होगी। जियोयान इससे खुश होता है। मास्टर उसे कहते हैं कि अब तुम अपनी डुक्यू को रिकवर कर लो। जियोयान कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। मास्टर सोचते हैं कि इस लाइफ ड्यूरिंग पिल का एंटीडोट ढूंढना बहुत मुश्किल है, एक मास्टर होना भी आरामदायक नहीं होता। जियोयान कुछ ही देर में अपनी डुक्यू को रिकवर कर लेता है। जियोयान की पावर भी अब बढ़ चुकी थी। वही हम सुमे और डिंगू और टाइवू को देखते हैं जो बातें कर रहे थे कि कई दिन हो गए पर हमने अभी तक जियोयान को नहीं देखा। सुमे कहती है कि जब से ऑक्शन खत्म हुई जियोयान गायब है, हो सकता है कि वो कोई मुसीबत में हो। टाइवू कहता है कि जियोयान ब्लैक कॉर्नर रीजन का सबसे बड़ा व्यक्ति है, अगर वो नहीं होता तो आज पूरी फेंग सिटी हमारी होती। सुमे कहती है कि जियोयान सिर्फ एक फाइट किंग है, हो सकता है कि वो किसी के हाथों मारा गया हो। इससे वो तीनों खुश होते हैं। वहीं जियोयान अपने मास्टर के पास आता है। मास्टर कहते हैं कि लगता है तुम्हारी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई, साथ ही तुमने प्रोग्रेस भी की। जियोयान कहता है कि मुझे ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर से बाहर आए कई महीने हो चुके हैं, अगर मेरे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं होती तो मेरे पास यामा एम्पायर में लौटने की योग्यता नहीं होती। मास्टर कहते हैं कि बहुत जल्दी 3 साल गुजर गए। जियोयान कहता है कि पहले के 3 साल नालन यानरान से मैजिक कैंसिल करने पर मुझे शेम का सामना करना पड़ा, और अब ये दूसरे 3 साल में मिस्टी क्लाउड सेट द्वारा एक हमारा कुत्ते की तरह मेरा शिकार किया गया, पर अब मैं इस शेम का भुगतान कर दूंगा। मास्टर कहते हैं
कि तुम कब वापस लौटने की योजना बना रहे हो। जियोयान कहता है कि हम जल्दी जियामा एम्पायर लौटेंगे। मैं अभी ब्लैक कॉर्नर रीजन में अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं मिस्टिक क्लाउड सेट को एक झटके में खत्म कर सकूं। वही हम जियो सेट का सीन देखते हैं जहाँ सुमेई और इनगो और टाइवो आ गए थे। वो जियोली से कहते हैं कि हमने सेक्ट लीडर जियोयान को काफी समय से नहीं देखा। तुम्हें याद होना चाहिए कि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था, पर जियोयान ने 3 महीने से अपनी शक्ल नहीं दिखाई। लगता है कि वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। जियोली कहता है कि तुम्हें सेक्ट लीडर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जियोयान वहाँ जाता है जो उन तीनों से कहता है कि लगता है कि तुम सभी को एग्रीमेंट को लेकर कुछ डाउट्स है। अगर कोई भी बात है तो मुझे सीधे कहो। वो तीनों इससे परेशान होते हैं। सुमेई जियोयान से कहती है कि तुम हमें गलत मत समझो, हम सिर्फ इस बात पर डिस्कस करने आए थे कि हम कब मिस्टिक क्लाउड सेट पर हमला करेंगे। जियोयान कहता है कि तुम अपनी पूरी तैयारी करो, हम 2 महीने के अंदर जियामा एम्पायर में वापस लौटेंगे। जीतने के बाद मैं तुम सभी को माइटी एम्परर पिल दूंगा। तो वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जियोली जियोयान के पास आकर कहता है कि तुम सही समय पर वापस आए। जियोयान कहता है कि आप भी तैयारी कर ले, इन 2 महीनों के भीतर हमारे जियामा एम्पायर में लौटने का वक्त आ गया है। जियोली कहता है कि मैंने इस दिन का लंबे समय से इंतजार किया। जियोयान कहता है कि मैं वापस इनर एकेडमी में जा रहा हूँ, इसीलिए मैं और ज्यादा हेल्पर्स को इकट्ठा करने का काम आप पर छोड़ता हूँ। वही फिर हम इनर एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ जियोयान मेडुसा के साथ फर्स्ट ईयर से मिलने जा रहा था। रास्ते में सभी स्टूडेंट उन दोनों को घूर कर देख रहे थे। वो कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकलकर फर्स्ट एडर के पास आ जाते हैं। एडर जियोयान को मेडुसा के साथ देखकर चिंतित होते हैं, पर जियोयान उन्हें कहता है कि आप चिंता न करें, मेडुसा और मेरे बीच का मसला फिलहाल सोल्व हो गया है। मेडुसा वहाँ से चली जाती है। एडर से कहते हैं कि एक बार जब तुम यहाँ से जाते हो तो कई महीनों में लौटते हो। इस प्रकार का व्यवहार तुम्हें एक बेड स्टूडेंट बनाता है। जियोयान थोड़ा शर्मिंदा होता है और ने बताता है कि 2 महीनों के भीतर मैं जियामा एम्पायर वापस लौट जाऊंगा। उस समय मुझे उम्मीद है कि आप जियो सेट की देखभाल करेंगे। फर्स्ट एडर से कहते हैं कि तुम हमारी इनर एकेडमी की परवाह करते हो, हमारी इनर एकेडमी तुम्हारे सेट की जरूर केयर करेगी, क्योंकि इनर एकेडमी की ताकत के साथ हमें जरा भी परेशानी नहीं होगी। जियोयान उन्हें थैंक्स कहता है। एडर कहते हैं कि इस कॉन्टिनेंट में जियानान एकेडमी का स्पेशल स्टेटस है, इसीलिए हम मिस्टिक क्लाउड सेट की लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। जियोयान कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो इन मामलों को न समझे। आपने जो अभी तक मेरी मदद की वही मेरे लिए काफी है। फर्स्ट एडर कहते हैं कि तुम्हारे कुछ सीनियर जो नाम के इनर एकेडमी एल्डर हैं वो अभी भी फ्री है, जैसे लिन यान। वो सभी तुम्हारी मदद कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, क्योंकि इनर एकेडमी उनके मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। मिस्टिक क्लाउड सेट की जड़ें जियामा एम्पायर से गहरी है। यूनशान भी एक जेन्युइन फाइट एस्टर एलीट है। अगर तुमने कोई भी मिस्टेक की तो मुझे डर है कि तुम्हारे पास वापस लौटने का अवसर नहीं होगा, इसीलिए सभी काम को सावधानी से करना। जियोयान कहता है कि मैं समझता हूँ और उन्हें थैंक्स कहता है। अब जियोयान मेडुसा के साथ बाहर आ जाता है। मेडुसा उससे पूछती है कि अब तुम आगे क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। जियोयान उसे कहता है कि मैं बोल्डर सेट में जा रहा हूँ। मेडुसा भी उसके साथ जाती है। बोल्डर सेट के सभी मेंबर जियोयान को देखकर खुश होते हैं। जियोयान सभी से कहता है कि मैं इतने दिनों तक सेक्ट लीडर की ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाया, पर अब मैं वापस आया हूँ तो गिफ्ट के तौर पर मैं तुम सभी के लिए पिल को रिफाइन करूंगा। सभी से खुश होते हैं। अब वो गार्डन में आ जाते हैं जहाँ जियोयान उसके सभी दोस्तों के साथ बात करता है। जियोयान सभी से कहता है कि अगले 1 या 2 महीनों के अंदर मैं जियामा एम्पायर लौटूंगा। सभी से परेशान होते हैं। जियोयान कहता है कि मैंने पहले ही इसके लिए तैयारियां कर ली है। मेटर फैमिली में मेरे जियो परिवार के बचे हुए लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए मैं अब और देर नहीं कर सकता। वो हाओ और हुजिया कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जियोयान कहता है कि ट्रिप बहुत डेंजरस है। मिस्टिक क्लाउड सेट की ताकत हान फेंग और उसके साथियों से कमजोर नहीं होगी। इसके अलावा अगर तुम सभी लोग मेरे साथ चलोगे तो इस बोल्डर सेट का क्या होगा। लिन यान कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हारे साथ जियामा एम्पायर चलूंगा। जियोयान कहता है कि वैसे भी तुम यहाँ किसी काम के नहीं हो और मुझे तुम्हारी पावर पर भरोसा है, इसीलिए तुम साथ चल सकते हो। जीएन भी वहाँ जाती है। वो जियोयान से कहती है कि लिनयान भी तुम्हारे साथ जा रहा है, इसीलिए मैं भी साथ चलूंगी। अगर तुम मुझे नहीं ले गए तो मुझे लगेगा कि तुम मेरे लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बिल को रिफाइन नहीं
नहीं करोगे, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगी। जियोयान उसे कहता है कि तुम सचमुच साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ वापस भेज दूंगा। जियन उसकी बात मान लेती है। जियोयान अपने साथियों को बताता है कि आप सभी जानते हो कि मैंने ब्लैक कॉर्नर रीजन में जियो सेक्ट फैक्शन यानी गुट की स्थापना की है। अगर फ्यूचर में बॉर्डर सेट के स्टूडेंट ग्रेजुएट होंगे तो तुम लोग उन्हें जियो सेक्ट ज्वाइन करने के लिए रेकमेंड कर सकते हो। हुजिया कहती है कि नर एकेडमी ने हमेशा ब्लैक कॉर्नर रीजन फैक्शन को ग्रेट माना है। जियोयान बताता है कि बॉर्डर सेट के लोगों का जियो सेट में जाने से ब्लैक कॉर्नर रीजन में हमारी जड़ें मजबूत होगी, जिससे ब्लैक कॉर्नर रीजन और इनर एकेडमी के बीच रिलेशनशिप भी अच्छे हो सकते हैं। मैंने इन बातों को पहले ही एल्डर्सों को बता दिया है। हुजिया और वो उसकी बात मान लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।